सुप्रभात। प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत। पिछले व्याख्यान में हमने समाजशास्त्र की जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें हमने गांव के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि जो जनसंख्या जहां अधिकांशतः कृषि पर आधारित व्यवसाय करते हैं, अपेक्षाकृत उस क्षेत्र की जनसंख्या कम होती है, लोगों में अपनत्व की भावना पाई जाती है, आत्मनिर्भरता पाई जाती है, उस क्षेत्र को हम गांव के नाम से जानते हैं। आज हम देखेंगे कस्बा। कस्बा आकार के आधार पर हम यदि कहें तो हम देखते हैं कि नगर की अपेक्षाकृत जो थोड़ा छोटा होता है उसे हम कस्बा कहते हैं। सामान्यतः कस्बा उस बस्ती को कहा जाता है जिसकी आबादी 5,000 से 10,000 तक हो। कुछ विद्वान 40,000 तक की आबादी वाली बस्ती को, तो कुछ 50,000 तक की आबादी वाली बस्ती को कस्बा एवं इससे अधिक आबादी होने पर उसे नगर कहते हैं। भारत में गंगा, यमुना, दोआब में ऐसे बहुत से कस्बे हैं जिनकी आबादी 30,000 या 35,000 से अधिक है। कस्बे की अवधारणा भिन्न भिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं, सभ्यताओं, देशों एवं समय के साथ साथ बदलती रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व के 133 देशों का सर्वे कराया गया और इस सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 30 देशों ने गांव, कस्बा व नगर का भेद जनसंख्या के आधार पर किया। 20 देशों ने जनसंख्या तो 65 देशों ने वैधानिक, प्रशासनिक एवं सरकारी आधार पर और 15 ने कोई अन्य आधार मानकर यह भेद कर रखा था। कस्बा भी नगरीय क्षेत्र ही है, किंतु वह नगर की तुलना में छोटा होता है और कई बार अंग्रेजी के टाउन तथा सिटी शब्द का प्रयोग समानार्थक शब्दों में होता है। ब्रिटेन में नगरीय क्षेत्रों के लिए आज भी टाउन शब्द का प्रयोग होता है। सिटी शब्द का प्रयोग रोमन साम्राज्य एवं ब्रिटेन में उन नगरों के लिए होता जहां प्रधान गिरजाघर अथवा ईसाई पादरियों का स्थान होता। हम यहाँ अब कस्बे की परिभाषा को देखेंगे कि अरिस्टोफेन ने कस्बे को परिभाषित करते हुए लिखा कि कस्बा एक संगठित समूह है और जिसमें सामान्यतः प्रमुख व्यवसाय कृषि क्रियाओं के विपरीत वाणिज्य तथा उद्योग से संबंधित है। रेस्टल मौर्य ने इसी आधार पर कस्बे की 3 विशेषताएं बताईं। पहला, कस्बे में व्यापार एवं उद्योगों की प्रधानता होती है। दूसरा, मकानों का केंद्रीकरण और तीसरा, निवासियों की न्यूनतम जनसंख्या 2,000 से अधिक होती है। इस तरह से हमने देखा कि कस्बा जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय, उद्योग धंधे किए जा रहे हैं, जहां जनसंख्या लगभग 2,000 या इससे अधिक हो, वह कस्बे के नाम से जाना जा रहा है। भारत में 1891 से 1941 तक की अवधि में जनगणना में कस्बे की परिभाषा लगभग एक ही रही, लेकिन 1951 में हम देखते हैं कि इसमें मामूली सा संशोधन हुआ और इस अवधि में कस्बे की परिभाषा इस प्रकार थी कि सभी नगरपालिकाओं को, चाहे किसी भी जनसंख्या की हों, तथा मकानों के अन्य प्रत्येक सतत समूह को जिसमें कम से कम 5,000 व्यक्ति स्थायी रूप से निवास करते हों तथा जिसे जनगणना अधिकारी कस्बा घोषित करता हो। यहाँ क्या बदलाव हुआ? यहाँ जनसंख्या में बदलाव किया गया कि 5,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र को यहाँ पर कस्बे के रूप में जाना गया, कस्बा माना गया और जनगणना अधिकारी जिस क्षेत्र को कस्बा घोषित करता है उसे कस्बा माना गया।
1961 में इस परिभाषा में कुछ परिवर्तन किया गया। 71, 1981, 1991 की जनगणना में कुछ आधारों को कस्बे के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण माना गया और उनमें जो सबसे पहला था कि वे सभी स्थान कस्बे कहे जाएंगे जिनमें नगर पालिका, नगर निगम, छावनी, नोटिफाइड नगर क्षेत्र या इसके समकक्ष की कोई इकाई हो। दूसरी बात जहाँ कही गई कि जहाँ की न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, और तीसरी बात कही गई कि जहाँ पुरुषों की कार्यशील जनसंख्या का कम से कम 75 भाग कृषि के अतिरिक्त कार्यों में लगा हुआ हो, और फिर जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हो, या कहें कि 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग मील हो। और फिर नेक्स्ट आ गया कि अन्य कोई स्थान जो उपयुक्त विशेषताओं में सीमावर्ती लेकिन प्रांतीय जनगणना अधिकारी के अनुसार स्पष्ट नगरीय सुविधाएं एवं विशेषताएं रखता हो। जो यहाँ पर परिभाषा के निर्धारण के आधार रखे गए उनसे हमें स्पष्ट हो रहा है कि हम बार बार यही कह रहे हैं कि जहाँ की 75% भाग कृषि के अतिरिक्त कार्य कर रहा हो, अन्य उद्योगों में लगा हुआ हो, जहाँ जनसंख्या अपेक्षाकृत 5000 से अधिक हो, या जनसंख्या का घनत्व हम मान रहे हैं कि 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से हो, इस तरह से वह क्षेत्र कस्बे के नाम से जाना जाएगा। गांव, कस्बा एवं नगर का भेद व्यक्त करने के लिए दो प्रकार की परिभाषाएं प्रधान रही हैं। पहली को हम कहते हैं वैधानिक और दूसरी को कहते हैं भौगोलिक। वैधानिक परिभाषाओं में कस्बा वह है जिसे सरकार, कानून या सरकारी जनगणना के द्वारा कस्बे की मान्यता प्रदान करती है, और भौगोलिक दृष्टि से कस्बे में वह संपूर्ण निर्मित क्षेत्र शामिल हैं जो सभी दिशाओं में उस सीमा तक फैला होता है जहाँ तक कृषि क्षेत्र, जंगल तथा अन्य नगरीय भूमि या जलाशय महत्वपूर्ण ढंग से कस्बों के फैलाव को अलग न करता हो। इस परिभाषा का प्रयोग अधिकांश भूगोल व्यक्ता करते हैं। स्पष्ट है कि कस्बा भी नगरीय क्षेत्र है और कस्बे व नगर के लिए अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त नगर या यह कहें कि टाउन या सिटी शब्दों का समानार्थक रूप में प्रयोग होता है। अतः कई बार हमारे सामने ये कठिनाई आ जाती है कि कोई परिभाषा विशेष कस्बे के लिए है या नगर के लिए है। इस तरह से कस्बे एवं नगर का भेद बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर हम कह सकते हैं जिसकी आबादी बहुत अधिक होती है वह नगर नाम से जाना जाता है, लेकिन जिसकी आबादी सीमित है वह हमारे लिए कस्बे के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।